इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे हीट डिसिपेशन और प्रीवियस जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके ऊपर कुछ फर्दर और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हीट डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो हीट डिसिपेशन जैसे पावर हम इलेक्ट्रिक पावर जो डिफाइन करते हैं यानी कि विच इज रेट ऑफ हीट डिसिपेशन डी एच बाई डी टी, उसको हम ई एम एफ इंटू आई लिख सकते हैं। यानी कि हमने करंट में भी पढ़ा था वी इंटू आई भी ले सकते हैं, यानी कि वोल्टेज इंटू आई। यहाँ पर वोल्टेज की जगह हम ई एम एफ इंटू आई लिख रहे हैं। अगर आप डी टी को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा डी एच इक्वल्स टू ई आई इंटू डी टी। और इसका इंटीग्रल करें, दोनों साइड इंटीग्रल करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरा क्या देगा, एच देगा। अब हमें पता है कि E इंटू आई इंटू डी टी। अब E इंटू डी टी को हम कैसे ले सकते हैं? देखो बच्चों, हमने ईएमएफ जनरेटेड क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी। अगर डी टी को इधर ले जाते हैं तो ई डी टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी डी फाइव के। तो यहाँ पर हम आई को अगर सेपरेट कर दें तो ये ई डी टी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डी फाइव। और आई अगर कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं और टोटल हीट हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी फाइव। और डी फाइव का टोटल इंटीग्रल करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि करंट इंटू चेंज इन फ्लक्स। अगर आई आपका कांस्टेंट नहीं है, अगर आप आई कांस्टेंट नहीं है तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना होगा ई इंटू डी फाइव को। इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट इंटीग्रेट करके टोटल हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं। कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें थोड़ा सा मिक्स्ड कंसेप्ट रहेंगे हमारे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कंडक्टिंग रॉड मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद मेटल रेल्स एडी एंड बीसी। यहाँ पर एडी और बीसी दो मेटल रेल हैं और एक कंडक्टिंग रॉड इनसे कॉन्टैक्ट बना रही है, विच आर डी मीटर अपार्ट। ये इनके बीच में डिस्टेंस है डी मीटर। इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पर ये आपको क्रॉस डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी कि इनटू द प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस। और यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो दिस कंडक्टिंग रॉड इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स राइट। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रॉड AB इज मूविंग टू द राइट विद स्पीड v। यानी कि इस रॉड को अगर v स्पीड से हम राइट की तरफ मूव करें तो यहाँ पर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ द रेजिस्टेंस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ABCD, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पर आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट यू कैन मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कंपेयर द रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन बाय द फोर्स एंड द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। यानी कि वर्क डन का जो रेट है उसको हमने हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन से कंपेयर करना है, जो हीट यहाँ से डिसिपेट होगी और वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर फोर्स लगा के करेगा, ये हमने कंपेयर करना है। यहाँ पर हम वन बाई वन सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि पार्ट वन का अगर सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ आपको पूछा गया है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ निकालने के लिए बच्चों हमने पहले फ्लक्स निकालना होगा और डी फाइव बाई डी टी करना होगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, लेट से इसको आपने एक्स डिस्टेंस मान लिया, तो आप किसी भी टाइम पर फ्लक्स आप लिख सकते हैं बी इंटू ए। ए कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर ये देखें आप इसका एरिया लिखेंगे, जो भी एनक्लोज्ड लूप होगा ये लूप के अंदर का आपको एरिया लिखना है और इस एरिया को आप लिख सकते हो दिस इज डी इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि ईएमएफ निकालेंगे दैट इज डी फाइव बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करने में b और d कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी कर रहा है, b इंटू डी इंटू डी एक्स बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ।
और dx बाई dt क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पर ये x डिस्टेंस है तो dx बाई dt आपको वेलोसिटी देगा, बिकॉज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोजीशन होगा, इस रॉड की पोजीशन x से डिनोट होती है, और ये अगर v वेलोसिटी से चेंज होगा तो dx बाई dt भी आपका किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। सो आप यहाँ पर बोल सकते हो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बी एल वी। बच्चों ये अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ आता है, फैराडेज लॉ। ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है, यानी कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज बी एल वी। हम डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो लेंजेस लॉ का यूज करेंगे। डायरेक्शन के लिए वी विल यूज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर जिस चेंज की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको हमारा इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज। तो अभी आप देखो, अगर ये राइट में स्लाइड हो रहा है तो आप देखेंगे यहां पर हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस तरह से होगा कि इसको अपोज कर सके, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए। अगर बच्चों आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन चाहिए तो यहां पर करंट कुछ इस तरह फ्लो होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे कि राइट हैंड की फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो आपका थंब का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आएगा। तो आपका इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि आपका करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा। अगर आपका करंट इस तरह है तो यहां पर आप देखेंगे दिस विल बी लाइक पॉजिटिव टर्मिनल और दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो यानी कि रॉड पर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ईएमएफ का डायरेक्शन कहाँ होगा, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, और ये आपका करंट का डायरेक्शन हो। तो आप ईएमएफ में बोल सकते हैं ए एट हायर पोटेंशियल, ए पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बी कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल। इस क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस इज आर, देन फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। ये v स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों हमें पता है कि अगर यहां पर करंट फ्लो करता है I, I की वैल्यू बच्चों क्या होगी, यहां पर ये सेकंड पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। I की वैल्यू होगी EMF बाई R, और EMF हमारा है बी एल इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R। ये हमारा करंट हो जाएगा। अब बच्चों आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और ए बी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा डाउन टू अप, क्योंकि यहां पर लूप कुछ इस तरह से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह। तो यहां पर करंट फ्लो करेगा आई, करंट आई फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन ये होगी, एल क्रॉस बी से आपकी फोर्स इनवर्ड आ जाएगी, और फोर्स की वैल्यू क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, आपके पास आई की वैल्यू है आई इंटू एल इंटू बी, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसके अंदर करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स विल we apply towards left due to the magnetic field, but we need to maintain the constant speed, so some external agent has to apply that much of force towards right, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर लेफ्टवर्ड फोर्स लगाएगा, दैट इज आई इंटू एल इंटू बी। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड लगानी होगी, विच विल बी इक्वल्स टू दिस फोर्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहां पर आपका फोर्स आ गया है बी एल बी, और आई की सॉरी आई इंटू एल इंटू बी। आई की वैल्यू है हमारी बी इंटू एल इंटू वी बाई आर। आई की वैल्यू डालेंगे आप
तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज बी एल, और आई की वैल्यू होगी बी एल वी बाई आर. सो यू विल गेट बी एल होल स्क्वायर वी बाई आर. ये आपके पास आ जाएगा करंट. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए, यानी कि आप देखेंगे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगी. ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगी तो नेट फोर्स जीरो होगी. नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी. तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी आई इंटू बी इंटू एल. यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू होगी आई इंटू बी इंटू एल. और आई की वैल्यू है हमारे पास बी एल वी बाई आर इंटू बी इंटू एल. तो टोटल हो जाएगा आपका बी एल होल स्क्वायर वी बाई आर. ये हमारी फोर्स आ जाएगी. दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपने, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन और बाय द फोर्स एंड रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट. इसको कंपेयर करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में हम देखेंगे रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी. और रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है बच्चों, वो होता है पावर. पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स एफ डॉट वी. तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है. फोर्स की वैल्यू है हमारी बी एल होल स्क्वायर वी बाई आर. इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट बी एल वी होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर. और सर्किट के थ्रू रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, यानी कि हीट को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी. और रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अगर हम बात करें, हीट डिसिपेटेड, so it can be written as dH by dt. dH by dt will be I square R. I की वैल्यू हमें पता है बच्चों, I की वैल्यू है बी एल वी बाई आर. इसको तो dH by dt को हम लिख सकते हैं, dH by dt can be written as I square, that is BLV by R whole square into R. आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे you will get BLV whole square divided by R. And this is the rate of work done and this is the rate of heat dissipation. आप देखेंगे दोनों इक्वल आ गए. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है और उससे जो पावर हो रही है दैट इज गोइंग इनटू द हीट डिसिपेशन, यानी कि यहाँ का वर्क डन यहाँ हीट में जा रहा है. तो जितना भी यहाँ एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है यहाँ पर वो हीट के थ्रू डिसिपेट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r विद सेंटर o perpendicular to the magnetic field B. A loop is rotated with constant angular velocity omega about an axis passing through O and perpendicular to the plane as shown in the figure. तो यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कुलर लूप दिया हुआ है जिसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. इसका रेडियस r है और इसके सेंटर O को और हॉरिजेंटल एक्सिस ऐसे करके इसको रोटेट किया गया है. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इफ द रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इज R, फाइंड द करंट इंडक्टेड इन द लूप. इसके अंदर कितना करंट होगा अगर टोटल रेजिस्टेंस R है. सेकंड में शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द लूप एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन. थर्ड पार्ट में ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड करंट एंड द टाइम. तो फर्स्ट पार्ट को आप देखोगे, फर्स्ट पार्ट में जैसे ही एंटर करेगा हम ये कह सकते हैं ये एंगल थीटा होगा, यानी कि कुछ इस तरह से आप कह सकते हो इसको, कुछ इस तरह से एंटर करेगा यानी कि
ये कुछ इस तरह से एंटर करेगा, ओके अबाउट, इस तरह से। यानी कि आप बोल सकते हो दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल जितना भी एंटर हुआ है दिस इज थीटा। ओके। इसके इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये लूप एंटर होगा फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू किसी भी टाइम पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बट एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो हम ईएमएफ निकालेंगे। तो पहले एरिया, किसी भी टाइम पर हम एरिया को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, थीटा आर स्क्वायर बाई 2। ये होगा हमारा इस सेक्टर का एरिया। अगर हम ईएमएफ की बात करेंगे विच इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी, तो यहां पर बी कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे बी इंटू डी ए बाई डी टी। और डी ए में आप देखेंगे सिर्फ थीटा वेरिएबल है, विच विल बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। यानी कि एरिया को आपने थीटा आर स्क्वायर बाई 2 लिखा और थीटा को डिफरेंशिएट। अब डी थीटा बाई डी टी आपके पास क्या मिल जाएगा, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2। और करंट की अगर वैल्यू निकालें विच इज ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो यहां पर आ जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और यहां पर आप रेजिस्टेंस आप आर प्राइम कर देंगे, और वेयर आर प्राइम इज द रेजिस्टेंस, आर प्राइम को रेजिस्टेंस करेंगे और आर को रेडियस, आर रेडियस है यहाँ पर, ऐसे कुछ होगा। अगर आर को स्मॉल आर से रिप्लेस करें, आप स्मॉल आर लिखें और इसको आर लिखें, तो आप आई को इस तरह से भी लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने आर को रेजिस्टेंस लिया हुआ है और रेडियस को स्मॉल आर से रिप्लेस किया हुआ है। तो ये आपके पास करंट आ जाएगा। दूसरा होता है सेकंड पार्ट में हमने सेंस ऑफ करंट देखना है, शो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द लूप इज एंटरिंग। जब लूप एंटर कर रहा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। लेंजेस लॉ से देखेंगे फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको अपोज करेगा। तो फील्ड इनटू द प्लेन है, तो हमारा करंट कैसे आएगा, हमारा करंट इस डायरेक्शन में आए, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाए। तो राइट एंड थंब रूल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो यहां पर देखेंगे आप करंट का डायरेक्शन यहां कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज एक लूप बनाएगा। तो आप आई का डायरेक्शन आप कह सकते हो विच इज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा। थर्ड पार्ट में आप सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो कैसा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, इट इज अपोज। तो यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो करंट की डायरेक्शन उसके थ्रू हम देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमने करना है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड करंट एंड टाइम। तो यहां पर आप देखेंगे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ गई है बी आर, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 आर एंड विच इज कांस्टेंट। बच्चों ये कांस्टेंट कब तक होगा, जब तक ये इस तरह से लूप नहीं हो जाएगा। एक बार पूरा लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा तो यहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके लिए टाइम, टाइम कितना होगा बच्चों, पूरा रोटेशन उन्होंने क्या किया है, पाई एंगल का रोटेशन हुआ है, पाई बाई ओमेगा आपका टाइम होगा। इस टाइम तक ये आपका करंट होगा। आफ्टर टी इज ग्रेटर देन पाई बाई ओमेगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि फ्लक्स अब डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो आपका जो करंट इनसाइड है
अब जैसे ही ये बाहर आएगा यानी कि ये रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से बनेगा। दिस लूप विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से आएगा। तो यहां पर अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आएगा अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल रिमेन सेम, बी आर स्क्वायर ओमेगा ओवर 2 आर। तो आप अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर टाइम। सो t equals to pi by omega, this is t, and this is induced current in the circuit, and 2 pi by omega। तो पाई बाई ओमेगा तक ये करंट पॉजिटिव मान लें अगर हम, सो दिस इज आई विच इज बी आर स्क्वायर ओमेगा ओवर 2 आर। इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा करंट, अगेन इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स बी आर स्क्वायर ओमेगा ओवर 2 आर, ये इस तरह से आएगी। और 2 पाई बाई ओमेगा के बाद जब तक ये कंप्लीट बाहर आ जाता है, कंप्लीट बाहर आएगा तब तक ये जीरो होगा, यानी कि इसको आप रोटेट करेंगे, जब ये एग्जिट करेगा, एग्जिट करके पूरा बाहर आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा में। 2 पाई बाई ओमेगा में ये पूरा बाहर आ चुका होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर ऐसे ही आपका और रोटेशंस में ऐसे ही आगे प्रोसीड करेगा, यानी कि इसी तरह से आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल बी 3 पाई बाई ओमेगा विल गो इन द सेम वे 4 पाई बाई ओमेगा। तो ये आपका ग्राफ आ गया है। हमने करंट भी निकाला है, डायरेक्शन निकाला है। जब एंटर करेगा तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जब एग्जिट करेगा तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हाफ रोटेशन तक ये एंटर करेगा, हाफ रोटेशन के बाद ये एग्जिट करेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ n टर्न्स, एरिया a, रेजिस्टेंस r, रोटेट्स यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट y एक्सिस। Loop lies in uniform magnetic field in the direction of x-axis. Assume that the t equals to 0 plane of the loop is normal to the field lines. ऐसे करके दे रखा है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और प्लेन ऑफ लूप कुछ इस तरह से है। इसको y एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट किया गया है। तो इनिशियली बोल सकते हैं हम एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर आपने इसको थीटा से रोटेट किया है तो ये थीटा हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी थीटा रोटेट हो जाएगा। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। फ्लक्स को अगर बी ए कॉस थीटा लिख दिया और एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बी ए कॉस ओमेगा। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द करंट इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे हम, दैट इज डी फाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बी ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टाइम्स माइनस साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब इसकी पीक वैल्यू निकालनी है, यानी कि ईएमएफ मैक्सिमम अगर निकालेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी ए ओमेगा, द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू निकालेंगे, दैट इज ईएमएफ ओमेगा ओवर रेजिस्टेंस आर, ये आपकी पीक वैल्यू है। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है टॉर्क ऑन रिक्वायर्ड ऑन द लूप टू कीप इट मूविंग विद कांस्टेंट ओमेगा। अब इसमें एक टॉर्क लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो एक
रिवर्स टॉर्क लगेगा जो इसको रोकना चाहेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल एजेंट से टॉर्क लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन मेंटेन द कांस्टेंट ओमेगा। अब उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि पावर power given to the circuit through torque will be tau omega and will go into the heat हम बोल सकते हैं I स्क्वायर R। तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इंटू ओमेगा इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आर इंटू, और आई की वैल्यू है आपके पास बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ओवर डिवाइड बाय, ये किसी भी टाइम पर आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू किसी भी टाइम पर आप निकाल रहे हैं, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी विल बी ई एम एफ ओवर आर। ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर, और ये साइन ओमेगा टी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ये है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू किया है, इसको स्क्वायर करेंगे हम तो, और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, टाओ ओमेगा की वैल्यू आएगी आर इंटू बी ए ओमेगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा को डिवाइड करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी ए होल स्क्वायर ओमेगा ओवर आर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है। सो दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड एट एनी टाइम so that the loop moves with the constant angular velocity omega। अगेन हम लेंजेस लॉ, फैराडे लॉ के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स C1 and C2 आर प्लेस्ड इन XY प्लेन। C has a 500 टर्न्स एंड द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि C1 का रेडियस 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है एंड C2 का रेडियस C1 इज 1 सेंटीमीटर एंड C2 के 200 टर्न्स हैं, इसके 500 टर्न्स, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। C2 carries a time dependent current whereas given as 5t square minus 2t plus 3 ampere where t is in second. EMF induced in C1 in millivolts at the instant t equals to 1 second is 4 by x, then value of x। इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे? तो पहले हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि आपके पास C2 का रेडियस बहुत ज़्यादा है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक C1 है जिसका रेडियस, दिस इज C1, दिस इज C2। C2 के अंदर एक करंट जा रहा है, करंट का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम पहले EMF निकालने के लिए हम पहले फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स के लिए हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड C2 से जो आएगा उसके सेंटर पर हम वो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, और इसका रेडियस हम R2 लेते हैं, इसका रेडियस इज R2, म्यू नॉट आई बाई 2R2। ये आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ C2। चूंकि इसका रेडियस बहुत कम है तो हम अप्रोक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट ये इसके सेंटर पर है, इनटू एरिया विल बी एरिया ऑफ C1 दैट इज R1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हमारा फ्लक्स आया। एवरीथिंग इज कांस्टेंट, अगर EMF की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये होगी डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी में हम कहेंगे एवरीथिंग इज कांस्टेंट म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2 इंटू डी आई बाई डी टी। ये होगा एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ओनली आई इज चेंजिंग। तो डी आई बाई डी टी को आप देखोगे, डी आई बाई डी टी की वैल्यू होगी आपकी डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10t माइनस 2, और t इक्वस टू 1 सेकेंड पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 8 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये 8 होगा। तो EMF निकालने के लिए हम EMF निकालेंगे, EMF म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ओके, इंटू पाई
R1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। di/dt की वैल्यू 8 और यहाँ पर 2, R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी, आप पाई स्क्वायर को ऑलमोस्ट 10 के इक्वल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने टर्म्स भी मल्टीप्लाई करने होंगे। एक्चुअली यहाँ पर n1 n2 टर्म्स हैं क्योंकि इसके अंदर n1 टर्म्स है और इसके n2 टर्म्स है। n1 n2 आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में n2 भी आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आप यहाँ पर n2 भी लिखेंगे और ये n1 है, तो आप इसमें n1 इंटू n2 भी करेंगे। n1 n2 की वैल्यू आपको 200 इंटू 500 आ जाएगी, तो आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 4 पाई स्क्वायर 10⁻⁻7 10⁻⁻4 8 n1 n1 is 200 and 500 200 into 500 divided by 4 into 10⁻⁻1, ये में पाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 0.8 मिली वोल्ट, ये आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे इसको दिया हुआ है दैट इज 4/x इक्वल्स टू 0.8 इन मिली वोल्ट्स। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ जाएगी। सो यू विल गेट द आंसर 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, b की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। Plane perpendicular to the field initially rotated with constant angular velocity omega. About the diameter perpendicular to the, it undergoes the half rotation. हाफ रोटेशन का थीटा होता है पाई और टाइम आपको दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। तो आपकी एवरेज ओमेगा हो जाएगी पाई ओवर 0.2, ये आपकी ओमेगा हो जाएगी। The maximum value of EMF induced in microvolt in the coil will close to। तो अगेन यहाँ पर आपको कॉइल दे रखी है, तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बी ए cos theta and theta equals to omega t। तो फ्लक्स विल बी बी ए cos omega t। EMF की वैल्यू करेंगे तो d∅dt in which is equals to बी ए ओमेगा sin omega t। ई मैक्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ई मैक्स विल बी बी ए ओमेगा, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहां पर आप देखो कि ई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। बी आपको दिया हुआ है, बी इज 3 इंटू 10⁻⁻5। एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की वैल्यू 0.1 यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर होगी और ओमेगा को हम पाई ओवर 0.2 ये लिख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू पाई स्क्वायर एंड दिस इज 10⁻⁻7 ओवर 2 इंटू 10⁻⁻1। सो आपके पास ये वैल्यू आने वाली है। दिस इज पाई स्क्वायर को अगर हम 10 के इक्वल, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सली इक्वल टू 10, तो हम इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 10⁻⁻1। ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो इसको माइक्रो वोल्ट में लिखेंगे तो 15 माइक्रो वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। और हमें माइक्रो वोल्ट में ही वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर होगा 15। अगर माइक्रो वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर ये 2020 का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर एक इलिप्टिकल लूप दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। सर्कुलर लूप नहीं दिया हुआ है, इलिप्टिकल लूप दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आर, सेमी मेजर एक्सिस ए, सेमी माइनर इज बी।
इफ द लूप इज रोटेटेड। तो बच्चों यहाँ पर पावर एवरेज पावर लॉस निकालना है, एवरेज पावर लॉस निकालना है। तो हम पावर को लिख सकते हैं ईएमएफ इंटू आई, और एवरेज पावर लॉस निकालना है हमने। तो पहले हम ईएमएफ के लिए हम लिखेंगे डी फाई बाई डी टी, और हमारा फ्लक्स आएगा दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू, जो इलिप्स का एरिया होता है बच्चों, वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी, यानी कि मेजर एक्सिस एंड इंटू माइनर एक्सिस, आपको ये ध्यान रखना है। तो डी फाइव बाई डी टी आप करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू ई एम एफ विल बी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। और करंट की वैल्यू आप निकालेंगे विच विल बी बी ए ओमेगा ओवर आर साइन ओमेगा टी। आप ई इंटू आई करेंगे तो पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी ए ओमेगा होल स्क्वायर बाई आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ जाएगी आपके पास। दिस विल बी द। अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आप इसको याद कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यू होती है हाफ। तो आप पावर की अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बी ए ओमेगा होल स्क्वायर बाई आर इंटू 1/2। और यहाँ पर एरिया की वैल्यू आप पाई ए बी रखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा पाई ए बी इंटू बी इंटू ओमेगा होल स्क्वायर बाई 2r। आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2r। तो दिस इज द एवरेज पावर। और आप देखेंगे आपका आंसर ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका मैच करेगा, ऑप्शन ए इज द आंसर।